नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और तमाम पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। खास बात ये रही कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस की इतने बड़े पैमाने पर ये बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। क्या दांव चला है कांग्रेस ने, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अभी ये जो कांग्रेस की आज बैठक हुई, कल से खबर आ गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आज एक बैठक लेने वाले हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे और इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं, वो सारे लोग इस बैठक में मौजूद रहे। खास बात यही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की इस तरह की बैठक हुई जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा हुई। कुछ खास मुद्दे जरूर रहे जिन पर कांग्रेस ने अपना ध्यान केंद्रित किया। इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी 2-3 मिनट पहले एक ट्वीट करके बताया भी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहला मुद्दा तो यही बताया है कि सेबी का ये जो नेक्सस जो चल रहा है कि अदानी और सेबी के बीच जो गठजोड़ है, इसको लेकर जो जेपीसी की मांग है कांग्रेस की, और उसको लेकर कांग्रेस ने आज इस पर चर्चा की। दूसरा उनका जो मुद्दा था वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को लेकर था। तीसरा जो था कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना की बात जो है आज की इस बैठक में हुई। उसके अलावा ट्रेन डिरेलमेंट यानी जो ट्रेनें जो पटरी से उतर रही हैं, अभी तक अमलेंदु जी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होती थी या कांग्रेस इसको ट्वीट करके बता दिया करती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कांग्रेस की ऐसी बैठकों में ट्रेन का जो इस तरह से पटरी से उतरना है या जो ट्रेन एक्सीडेंट्स, ये कभी एजेंडा में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसको भी एजेंडा में शामिल किया। बताया ये जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों के अलावा, क्योंकि इनकी जानकारी तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही दी है, इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि इस बार मणिपुर पर भी चर्चा हुई, क्योंकि मणिपुर के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं किशान मेघचंद्र, उन्होंने बैठक में जाने से पहले ये कहा था कि हम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। उनका बयान भी है, वो बयान भी हम सुनेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, कांग्रेस का ये जो तरीका, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। आप क्या मानते हैं, क्या ये कांग्रेस में भरे हुए उत्साह का नतीजा है? वैसे भी प्रदेश प्रभारियों के साथ और अध्यक्षों के साथ कांग्रेस की बैठक होनी ही थी, बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं, लेकिन खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद और जो 4 राज्यों में, मतलब अगर जम्मू कश्मीर को भी और जोड़ ले तो 5 राज्य, विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की ये बैठक, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुमित्रा जी, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। संसद के एक तरीके से कहा जाए 2 सत्र हो चुके। एक तो स्वागत सत्र कह सकते हैं जिसमें कि शपथ ग्रहण समारोह हुए, सबने शपथ ली, और दूसरा जो मानसून सत्र या बजट सत्र जो भी समझाया हो चुका। इसके बाद अब तैयारियां शुरू हो गई हैं राज्यों के विधानसभा चुनाव की, खासतौर से हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के, ये तीनों चुनाव अभी नज़दीक हैं। ऐसे समय में कांग्रेस की ये विस्तारित बैठक जो है, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष थे, महासचिव थे, केंद्रीय सब पदाधिकारी थे, राज्यों के बहुत प्रमुख नेता थे, ये विस्तारित बैठक निश्चित तौर पे कांग्रेस की आने वाली दिनों की रणनीति की तरफ जो है वो इशारा कर रही है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में, खासतौर से विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तैयारी कर रही है और मजबूत तैयारी कर रही है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों से कहा था कि जनता का मूड आपके पक्ष में है और विधानसभा चुनाव को गंभीरता के साथ लेना है और गंभीरता के साथ इस चुनाव में उतरना है। अगर विधानसभा चुनाव हम जीत लेते हैं तो देश की राजनीति में ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। सुमित्रा जी, मुझे लगता है कि ये आज की बैठक जो है वो सोनिया गांधी के उस भाषण की अगली कड़ी के तौर पर देखी जा सकती है कि सोनिया गांधी ने जो आह्वान किया था कि हमको राज्यों के विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ना है और उनको अगर हम जीत लेते हैं तो देश की राजनीति बदल सकती है। देखिए, हरियाणा में तो कांग्रेस अकेले चुनाव में जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह गठबंधन में जा रही है और एक तरह से कहा जाए कि झारखंड में भी ये तय है कि वहाँ हेमंत सोरेन जो है वो गठबंधन को लीड करेंगे राज्य में। क्योंकि आज ही राजेश ठाकुर जो उनके अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बयान है कि यहाँ गठबंधन की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में रहेगी।
अब महाराष्ट्र में जिस तरीके का गठबंधन है वहाँ थोड़े से पेच थे कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, कौन लीड करेगा, तो वहाँ भी एक तरीके से ये खाका तैयार है कि वहाँ कौन लीड करेगा और सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। उद्धव ठाकरे अभी आए थे दिल्ली, और दिल्ली आकर उन्होंने खड़गे जी से, सोनिया जी से और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की थी। तो मुद्दा यही था कि क्या मुद्दे हमारे चुनाव में जाने के होंगे और क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला होगा, इस पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे के जाने के बाद कांग्रेस की ये विस्तारित बैठक निश्चित तौर पे ये बताती है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीरता के साथ उतरने जा रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और उस पर जेपीसी की मांग उठ रही है, इसके साथ साथ जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कोटा के अंदर कोटा क्रीमी लेयर का, उसको लेकर पार्टी का क्या रुख होगा और उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। मुझे लगता है शायद इन सारे मसलों पर बैठक में चर्चा हुई होगी, क्योंकि जो आरक्षण वाला मसला है वो एक गंभीर मसला है, उस पर विभिन्न राज्यों की अलग अलग राय भी हो सकती हैं। तो उस पर क्या बीच का रास्ता होगा और इस पर क्या एक्शन पार्टी को लेना है, इस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी, लोगों की राय जानी गई होगी। और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे लगातार भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके, उस पर बात हो सकती है। आपने जो बताया समिता जी कि इसमें रेलों के जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर भी इस बैठक के प्रस्ताव जो थे उसमें चर्चा हुई है, और ये पहली बार है कि रेल के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको किसी प्रस्ताव में लेकर लाई है कांग्रेस। कल ही 2 घटनाएं हुई हैं समिता जी, एक शायद राजस्थान की है और एक मध्य प्रदेश की है। एक जगह तो ट्रेन के 2 हिस्से हो गए और एक जगह ट्रेन पटरी से उतर गई। इसको लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं और कहा कि 65 दिनों में कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और रेल मंत्री जो वो रेल मंत्री बने हुए हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। तो ये रेल दुर्घटनाओं को शामिल करना भी एक जनता से जुड़ा हुआ मसला इसलिए समिता जी कि जिस तरीके से सरकार की रेल को लेकर के नीति है, जनरल डिब्बे लगातार ख़त्म किए जा रहे हैं, छोटी दूरी की ट्रेनें जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, पैसेंजर्स ट्रेनें ख़त्म की जा रही हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं उनमें जो रिजर्वेशन के नियम हैं वो कड़े किए जा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का टिकट लेकर के आप नहीं चढ़ सकते, इस तरीके से जो सब नियम लागू किए जा रहे हैं और जिस तरीके से रेलवे स्टेशंस बेचे जा रहे हैं निजी हाथों को, ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, चूँकि इसका सीधा सीधा प्रभाव आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो पहले रेल बजट तो अलग आया करता था, ये तो सरकार ने आकर के रेल बजट ख़त्म कर दिया, तो रेल को भी शामिल करना कांग्रेस की एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है। ये भी जनता का एक बड़ा कंसर्न वाला मुद्दा है समिता जी। लेकिन अगर पूरी बैठक के ऊपर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि चुनाव इसमें निश्चित तौर पर सामने, चूँकि अभी राज्यों के चुनाव हैं, तो वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहे होंगे और इस पर रणनीति कोई ना कोई तैयार हुई होगी कि किन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना है ताकि उनका प्रभाव भी राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े। समिता जी बिल्कुल, राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों में और हरियाणा, 3 राज्यों में तो बिल्कुल तय है चुनाव, मतलब इस साल के अंत तक ही होने हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है। इसके साथ साथ अगले साल जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में भी खबर आ रही है कि दिल्ली में भी अब शायद जल्दी चुनाव करवा सकती है सरकार, और इसके अलावा बिहार में चुनाव होने हैं, और इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया था कि आपको चुनाव कराने हैं, अब देखने वाली बात यह कि कब वो चुनाव कराती है। तो कुल जब ऐसे देखा जाए तो कम से कम 6 राज्य हैं जहां पर अब बीजेपी की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन इस अपनी किस्मत को सुधारने के लिए उसको जाना होगा जनता के बीच। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार जनता से कटती जा रही है, दूर होती जा रही है। वहीं कांग्रेस अब चुन चुन कर ऐसे मुद्दे को उठा रही है जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं। ट्रेनों की बात हमने कर ही ली, इसके अलावा किसानों को जो एमएसपी की बात है वो भी आज की एक बैठक का अहम हिस्सा रहा है, बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जाति जनगणना, जिसको लेकर ये तो पूरे देश के मतलब 90% लोगों की बात इसमें आ जाती है, क्योंकि जो पिछड़े और दलित लोग हैं और ओबीसी जिनको चाहिए आरक्षण नौकरियों में और तमाम जगहों पर, उनकी आवाज राहुल गांधी हमेशा उठाते रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि हम एमएसपी भी देंगे और जाति जनगणना भी कराएंगे, और ये 2 ऐलान वो तभी पूरे कर पाएंगे जब बतौर नेता प्रतिपक्ष वो विपक्ष को बिल्कुल एकजुट रखें और मजबूत रखें। और इन चुनावों में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र 2 जगहों पर बिल्कुल गठबंधन में है, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों जगहों पर गठबंधन काफी मजबूत है। लेकिन बीजेपी, अमरेंदु जी इधर परेशान दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि 17 अगस्त को बीजेपी की भी एक बैठक होने वाली है
जिसमें उसके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सब शामिल होंगे। 2 लाइन की खबर थी, बहुत विस्तार से अभी कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये ब्रेकिंग न्यूज है या नहीं है, लेकिन ये खबर आई कि 17 तारीख को बीजेपी की भी बैठक होने वाली है। और हम जानते हैं जेपी नड्डा का कार्यकाल तो खत्म हो चुका है और बीजेपी अभी अपने किसी नए अध्यक्ष का नाम भी नहीं तय कर पा रही, क्योंकि उसमें भी अंतर विरोध बहुत ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान के स्टेक है, देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है, उनको बनाए या ना बनाए, वहां भी ब्राह्मण चेहरा होगा कि ओबीसी चेहरा होगा। हालांकि मोदी अपने इन फैसलों के लिए जाने जाते हैं कि वो अचानक से किसी को भी बना देते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और वो किस तरह से बीजेपी को आगे ले जाएगा, किस तरह से बीजेपी को वो अपने जो एनडीए के जो बाकी दल है उनके साथ तालमेल बैठा पाएगा। क्योंकि संसद में हमने अभी हाल में 2-3 मसले ऐसे देख लिए जिसमें विपक्ष की मजबूती और दूसरे बीजेपी के जो साथी हैं उन लोगों के कारण बीजेपी को अपने फैसलों से पीछे हटना पड़ा। वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी अब पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, आगे बढ़ रही है। और आज इस बैठक में मतलब जिस तरीके से कांग्रेस ने बिल्कुल बिंदुवार तय कर लिया कि जो मुद्दे उसने लोकसभा चुनाव में उठाए थे वही मुद्दे, उन मुद्दों पर वो खास फोकस करेगी विधानसभा चुनाव में भी, और उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे तो शामिल रहेंगे। मणिपुर का भी एक मुद्दा इस बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर आवाज उठाई गई, क्योंकि जो मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी बाइट है हमारे पास, पहले उस बाइट को सुन लेते हैं अमलेंदु जी, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। So it will be discussed about different things like EST, ESC and other things. No, this. But for me, in the meeting, I will raise up the Manipur's matter. In fact, what happened is that Manipur the crisis is still continue, and the government is not serious. And at the same time, central government is also not serious the matter of Manipur. And yesterday only our assembly session has completed. So in the assembly also the questions of the opposition MLAs is not properly considered, and they rejected the questions, and many notice of the opposition MLAs they are not considering seriously. And also we propose many of the questions for resolving the matters of the Manipur crisis. But the speaker and the government rejected whatever the oppositions proposed about the crisis of the Manipur. So still the central government is also not serious on the matter of Manipur crisis, and still the Birenzi government is also not serious. Still delaying and postponing the serious issues. The government is also not giving the roadmap, the concrete roadmap. We all the time we demand concrete roadmaps from the side of the government, but it still not considers the matter in seriously. अमलेंदु जी, यहाँ आपने सुना कि श्याम मेघचंद्र जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मणिपुर के, उन्होंने ये वो बता रहे हैं कि ना तो बीरेंद्र सिंह सरकार और ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इस मुद्दे को, मणिपुर में बहुत ही गंभीर हालात हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मतलब माफ कीजिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 बार वहां पर जाकर आ गए हैं अभी और उसके पहले भी वो गए, लेकिन इसके बाद भी जो बीजेपी जो है मणिपुर पर बात ही नहीं करना चाह रही, और वो मोदी जी तो यही कहते हैं कि वहां सब सामान्य है। लेकिन ये सब जो बातें आज उठी और कांग्रेस के बैठक में अगर इस मुद्दे पर चर्चा होती है, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस ने बिल्कुल नए सिरे से घेर लिया है? क्योंकि यही सारे मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी उठे थे, और अभी जैसे मैंने कहा कि अब बीजेपी भी अपनी बैठक एक करने जा रही है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है कांग्रेस से कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई महसूस हो रही है खुद को? तभी वो कांग्रेस की बैठक हुई और अब खबर आ रही कि उसकी भी बैठक होगी, और यहाँ जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पर बीजेपी बात करने से बचती रही है। जेपीसी की बात वो नहीं करते मोदी, सेबी वाले इशू पे कुछ नहीं बोलते, किसानों के एमएसपी पे कुछ नहीं बोलते, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते, ट्रेनों के दुर्घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते, और मणिपुर पे भी कुछ नहीं बोलते, और ये सारे मुद्दे आज की बैठक में उठे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पर ही बीजेपी पिछड़ गई है कांग्रेस से?
देखिए समिता जी, बिल्कुल पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और ये ठीक उसी तरीके के समझा जा सकता है कि जब इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो फिर तुरंत हड़बड़ी में तथाकथित एनडीए की बैठक बुलवाई गई थी अशोका होटल में। उसके बाद बताया गया कि एनडीए अभी जिंदा है और ऐसी बैठक बुलाई सुमित्रा जी वो एनडीए की मोदी जी ने कि सरकार भी फिर एनडीए की बनी, भाजपा की नहीं बनी। यानी इंडिया को चुनौती देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप अगर 28 दल हैं तो हमारे साथ 38 दल हैं, ये बताने के लिए एनडीए की बैठक बुलवाई गई थी और उसमें तमाम ऐसे दल थे जिनका कोई अस्तित्व लोकसभा में था ही नहीं और आज भी नहीं है, तो वो बैठक बुलाई गई। अब चूंकि कांग्रेस ने अपनी विस्तारित बैठक बुलाई और कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, विस्तारित बैठक, बड़े नेता और महत्वपूर्ण नेता वो सब उसमें थे, तो चर्चा के लिए बनाई, तो अब उसके जवाब में तुरंत ये बैठक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषित कर दी है। तो अब ये भी उसी तरीके का प्रहसन एक तरीके से किया जा रहा है जैसा उस समय किया गया था इंडिया गठबंधन बनने के बाद। तो अब ये कितना कारगर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होता है कि नहीं होता है, या भारतीय जनता पार्टी का ये प्रहसन के तौर पर ही जनता इसको समझती है। तो खैर अपनी अपनी रणनीति होती है हर पार्टी की, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो कि जो कांग्रेस कर रही है उसकी नकल ही उसको करनी है। चूँकि ये आरोप लगे कि जब बजट पेश किया गया तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें से कुछ चीज़ें लेकर के और फिर थोड़ा उनको फेरबदल करके वो लागू करने की कोशिशें की गई, ऐसे आरोप लगे कि ये कॉपी पेस्ट बजट है और तमाम चीज़ें इधर उधर से उठाई गई। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी अगर कॉपी पेस्ट पे ही उतरी हुई है तो ये समझा जा सकता है। हालांकि ये मजबूरी भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा ज्ञानवान और सर्व मेधा संपन्न व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनसे ज़्यादा तो वहाँ कोई मेधा संपन्न है नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी मेधा होगी उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, और उनसे ज़्यादा कोई मेधा संपन्न होगा तो उसे भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये समिता जी ऐसे दलों में होता है जहाँ एक छत्र राज किसी का कायम हो जाता है, एकाधिकारवाद कायम हो जाता है, तो फिर वहाँ इसी तरीके की चीज़ें होने लगती हैं कि थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है तो उसको निकाल के बाहर करो या उसका महत्व कम कर दो, उसको आगे आने ही मत दो। तो भारतीय जनता पार्टी की ये अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी मोदी जी बहुत ज्ञानवान है, चूँकि वो नाले की गैस जो है वो भी उससे चाय बनवा सकते हैं। राडार में जो है वो बादलों में राडार जो है वो नहीं पकड़ सकता हवाई जहाज को, ऐसा भी वो ज्ञान दे सकते हैं। वैज्ञानिकों को ज्ञान दे सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डॉक्टरों को ज्ञान दे सकते हैं, और छात्रों के साथ तो वो परीक्षा पर चर्चा करते ही रहते हैं। तो ये इसी तरीके से अब राजनीति पर चर्चा भी बीजेपी के लोगों के साथ करेंगे, तो ये उनका मसला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बैठक में जो दांव चला है सुमित्रा जी, और उसको हम दांव भी कह सकते हैं और कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अपनी कोई पॉलिसी तैयार करने से पहले, अपनी कोई लाइन तय करने से पहले कांग्रेस देश भर के अपने नेताओं से उनके विचार जानना चाहती हो कि इस लाइन पर क्या एक्शन लेना है, और इसका अगर हम ये एक्शन लेते हैं तो इसके पॉलिटिकल आउटकम्स क्या होंगे, कि इसका हम इस लाइन पे आगे बढ़ते हैं तो उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, जनता पे उसका क्या असर पड़ेगा, कहाँ उसका लाभ होगा, कहाँ उसका नुकसान होगा, और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आने वाले समय में उठाया जा सकता है और सरकार पे दबाव बनाए जा सकते हैं। बहुत से मुद्दे सुमित्रा जी ऐसे होते हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, और वो राष्ट्रीय फलक पर जब आते हैं, कोई बड़ा दल उनको उठाता है तो वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे बन जाते हैं और फिर उस पर आंदोलन भी खड़े होते हैं, सरकारों को भी उस पर बैकफुट पर आना पड़ता है। ऐसे कई मसले अब तक हुए हैं, हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पहले भी देखा है। तो कांग्रेस की ये जो बैठक है ये रणनीति तैयार करने के लिए कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर सरकार को घेरा जाए, उन मुद्दों पर जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो शत्रप हैं, उनकी क्या राय है, और उसके फिर चर्चा की अगर हम किसी राज्य का कोई मुद्दा है उसको हम उठाते हैं, कहीं दूसरे राज्य पे तो उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये सारी रणनीति तैयार की गई है इसमें, और ख़ास तौर से जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस गठबंधन के सहयोगियों के साथ किस तरह जाएगी, चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, और वो चुनाव के मुद्दे स्थानीय होंगे कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होंगे, ये सारी चीज़ें इस पर तय की गई होंगी। दूसरा जो इस समय दो बड़े मुद्दे आ रहे हैं, एक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आरक्षण पे क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा, उसको लेकर के पार्टी की क्या नीति हो। तो मुझे लगता है कि इस पे सब पे चर्चा की गई होगी। थोड़ी देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीकेसी वेणुगोपाल की, और वो बताएंगे भी क्या क्या चर्चा हुई। लेकिन अभी तक हम लोग जो असेसमेंट कर पा रहे हैं, जो विश्लेषण कर पा रहे हैं अपनी सूचनाओं के आधार पर, वो मुझको सुमित्रा जी यही लगता है।
जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें और केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, तमाम प्रदेशों में जो कांग्रेस की स्थिति किस तरह से मजबूत हो, क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान में जैसे सत्ता हाथ से चली गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह हुआ कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, छत्तीसगढ़ में हार गई। छत्तीसगढ़ में तो खैर लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, मध्य प्रदेश में भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी इन राज्यों में कांग्रेस कहीं भी गायब नहीं दिख रही है। वो इन राज्यों में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और शायद इन्हीं सारे मसलों पर आज इस बैठक में चर्चा हुई होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें अमलेंदु जी, जो चुनावी राज्य हैं यानी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, तो इनमें अगर हम बात करें तो जैसे जो कांग्रेस ये जो मुद्दा उठा रही जाति जनगणना का, इनका असर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों पर खास पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ आदिवासी और दलित और ओबीसी तीनों की जो पॉपुलेशन है, यानी जो वोटर हैं, वो काफी मायने रखते हैं। किसानों का मुद्दा जो है वो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के लिए काफी संवेदनशील है, और इन मुद्दों पर, क्योंकि जो अभी किसान आंदोलन हुए उनमें हरियाणा के किसान है। तीसरी बात, अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए और इसमें जिस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, उसको लेकर भी बीजेपी यहाँ पर घिरी हुई है। और अगर हम चौथा मुद्दा अगर ये देखें, बीजेपी की यहाँ पर स्थिति और कांग्रेस की स्थिति, तो झारखंड में अभी कांग्रेस की और मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार है, गठबंधन में है। हरियाणा में पिछले बार सत्ता में आते आते रह गई कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी की भी हालत खराब है, क्योंकि जेजेपी ने उसका साथ छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अब तो सीधे सीधे शंकराचार्य का भी आशीर्वाद एक तरह से मिला हुआ है, कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरी ये इच्छा है कि मैं इनको सीएम पर बनते देखूं। और उन्होंने हिंदुत्व को लेकर एक वो जो कहा कि हिंदू जो होता है वो पीठ पर छुरा नहीं भोगता है, विश्वासघात नहीं करता है, सीधा सीधा आरोप एक तरह से बीजेपी पर लगा था। और महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है और किस तरह से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को धोखा दिया गया, इसके तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। उद्धव ठाकरे अभी जो दिल्ली आकर गए और उसके बाद जब वो अभी पुणे में चाहे ठाणे में जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, एकदम नए तेवर दिखा रहे हैं। इधर खबर ये भी है कि अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो एक सांसद हैं, मतलब माफ कीजिए विधायक हैं, संदीपन राव भुमरे, उनका ये कहना था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आम सहमति से आए, मुसलमानों को भी इस चर्चा में शामिल किया जाए। यहाँ एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका, क्योंकि श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, उन्होंने सीधे सीधे वक्फ बोर्ड वाले बिल का समर्थन कर दिया था, लेकिन टीडीपी ने तो सशर्त बात की थी कि भाई आपको सबको शामिल करना चाहिए। अब एकनाथ शिंदे गुट की ओर से भी अगर यही आवाजें आएंगी तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी में वहां मतलब एनडीए में वहां पर अब 3 फाड़, यानी अजित पवार भी अलग दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी अगर अलग हो गए, तो क्या बीजेपी वहां पर कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी? और इसी तरह हरियाणा और झारखंड में कहाँ दिखती है बीजेपी? क्योंकि अभी सीएसडीएस और कुछ इसी तरह के और सर्वे जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तीनों जगहों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है या इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता, ये तो ये वक्फ बोर्ड वाला मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनने जा रहा है और एक शिकस्त, मतलब पहली शिकस्त 10 सालों में अगर कहा जाए मोदी जी को, तो ये इस वक्फ बोर्ड के मसले पर ही मिली। एकनाथ शिंदे के विधायक अगर वक्फ बोर्ड पे खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जनता दल यू है, जो ललन सिंह बड़ा चौड़ा होकर के समर्थन कर रहे थे सदन में, वही नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो 21 नए मदरसे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बनाएगी। यानी वक्फ बोर्ड के मसले पर जनता दल यू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अब या तो ललन सिंह को जानकारी नहीं थी कि इस पे पार्टी का क्या रुख हो सकता है, या मोदी जी ने ललन सिंह को तोड़ लिया होगा, जैसे कि पार्टी की नीति है भारतीय जनता पार्टी की अपने सहयोगियों में ही तोड़फोड़ करने की, तो वो तोड़फोड़ कर ली होगी, तो ऑपरेशन लोटस चल रहा होगा जनता दल यू में, ऐसा हो सकता है। तो ललन सिंह ने वहाँ समर्थन कर दिया। लेकिन अब ललन सिंह के खिलाफ जनता दल यू में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पार्टी का बहुत नुकसान कर दिया। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता अगर इस पे वक्फ बोर्ड पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, समिता जी, तो समझा जा सकता है कि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई है। इसी के साथ साथ आज ही सरकार को जो ब्रॉडकास्ट बिल था वो वापस लेना पड़ा है, यानी इस पर भी उसको अपने सहयोगियों से समर्थन मिलने की आशा नहीं रही, तभी उसको वापस लेना पड़ा है ब्रॉडकास्ट बिल को। तो ये आप समझ सकती हैं कि
अंदर अंदर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इधर बताया जाता है कल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई है और उसमें केंद्रीय मंत्री एक मौजूद रहे हैं और एक जो विनोद तावड़े वहाँ के प्रभारी हैं महासचिव में भारतीय जनता पार्टी के, वो भी रहे हैं। और उस बैठक में ये तय किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही सर्वे सर्वा होंगे महाराष्ट्र के और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी शाह का कोई दखल नहीं होगा, देवेंद्र फडणवीस ही टिकट बांटेंगे, देवेंद्र फडणवीस ही गठबंधन की सारी बातें करेंगे, तो चुनाव जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो क्या देवेंद्र फडणवीस इंटर के बाद 12वीं करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, जो कि करा दिया था मोदी जी ने इंटर के बाद 12वीं उनका। जाहिर सी बात है कि अगर देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो जा रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व रहेगा। तो देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व रहेगा, इसका मतलब कि वहाँ ठीक ठाक नहीं है। अब एक बाइट आ गई है, उसको हम लोग सुन सकते हैं कि जो कांग्रेस की बैठक हुई है समिता जी, उसमें क्या हुआ वो भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आगे ले जाना वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि वहाँ महायुति में अब ठीक ठाक नहीं है। इधर कांग्रेस मजबूती के साथ उतर रही है। पूछा गया उनसे शरद पवार से कि आप क्या कहते हैं सीटों के बंटवारे पे, उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छी हमारा स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन इससे चीज़ें जो हैं वो तय नहीं होती हैं किसका स्ट्राइक रेट रहा। हमारे मुद्दे एक हैं, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। सीटों का बंटवारा इस आधार पर होगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का प्रत्याशी किस सीट पर हराने की स्थिति में, उसके आधार पर होगा। यानी वहाँ ये कोई मसला है ही नहीं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लक्ष्य वहाँ पहला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई लक्ष्य है कि महाविकास अघाड़ी को या इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने से कौन रोक पाएगा? क्योंकि वहाँ तो अलग यात्रा निकाल रहे हैं अजीत पवार, अब उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कह रही है चुनाव लड़ेगी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं सीटों का बंटवारा कर लो अमित शाह जी, वरना मामला ठीक नहीं रहेगा। तो जब इस स्थिति में पहुंच चुकी है महायुति वहां, तो क्या ये लड़ाई लड़ पाएंगे संयुक्त इंडिया गठबंधन के साथ, ये देखना होगा सर मित्रा जी। जी जी, क्या है वो बाइट अमलेंदु जी, इसको जरा हम सुन लेते हैं। शायद राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, क्या कहा राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं। जेपीसी मना कर दिया, जेपीसी के लिए साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे सर, जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा सर। लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। यहाँ पर अमलेंदु जी राहुल गांधी ने गहराई की बात की है, मतलब ये कि मुद्दा गंभीर है तो चलते फिरते इस तरह से कि एक लाइन की उन्होंने कोई बात कह दी। क्योंकि अब राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष है तो बहुत संभल कर चल रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके हर शब्द का क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही उन पर निगाह बनाए रखती है। चलते चलते अगर राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया और 2-4 शब्द उसमें से उठा के उलट पुलट के बीजेपी जो है वो तिल का ताड़ बना देती है। क्या लगता है राहुल गांधी ने ये जो कहा है, ये सेबी के मामले पर ही राहुल गांधी ने कहा है कि विस्तार से आपसे बात करूंगा, गहराई से बात करूंगा। क्या लगता है अभी थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस बैठक में इस पर जो चर्चा मेरा ख्याल है हुई होगी, तभी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सेबी के मसले को हमको किस तरह से, हो सकता है माधवी बुच के इस्तीफे की मांग तो हो, इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। अभी परसों अब देखना होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से, अभी वो तो गदगद होंगे कि मैं बिल्कुल फिर से मुझे ये हम माफ कीजिए गोपाल जी। Biggest scam is happening in the country nowadays is Hindenburg revelations, the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mekas scam, in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised.
Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly today. The meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. This is the one issue we had discussed. Number two, we had again reiterated our demand of a national wide caste census from the Government of India. We demanding for an announcement of national caste census without any delay at all. We decided to have a national campaign on these issues, including the caste census and protection of the constitution and reservation issues. We will chalk out the program in details in coming days, and party from district level to state level to national level, there will be a massive national campaign on the social issues. These two issues we already decided. The meeting has already condoled the tragic death of Wayanad landslide, and we already demanded Wayanad disaster has to be announced as a national disaster. Already that leader of opposition put forward that idea in the Lok Sabha itself, and we already discussed about the natural calamities which happened in other parts of Uttarakhand, Himachal, Assam and northeastern states. We urged upon the government to make necessary help to these states, including Wayanad. Regarding the Bangladesh issue, meeting called upon the Government of India to take all possible steps to ensure that targeted attacks on religious minorities and their places of worship in Bangladesh are stopped, and to ensure that they are enabled to lead a life of security, dignity and harmony. These things we already said it in the meeting. We are going for again I am reiterating, we are going for a national campaign on social issues like caste census, constitution protection and reservation. Number two, we are going for a national level agitation on Bada Adani scam. Third, about the landslide and natural calamities, we took a resolution. Fourth, requesting the Government of India to take immediate steps to protect the religious minority of Bangladesh, basically. Any questions? On a sub-classification, the caste census within the scheduled castes, you all have said that they are endorsed the cabinet's decision of, no creamy layer. This is our oldest stand. No, the issue, sir, is after the 6-1 judgment, they have said you should have sub-classification within the scheduled caste. अमरिंदर जी, यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ने जो ये बताया, बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने 4 बातें जो उन्होंने खास तौर पर, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है 22 तारीख को जो घेराव की बात और आंदोलन की बात उन्होंने की है अदानी से भी इशू पर, मुद्दे पर, उसके अलावा जो संविधान बचाने की और कास्ट सेंसस की बात भी की है, फिर बांग्लादेश का मुद्दा भी उठा है, और जो वायनाड जैसी जो घटनाएं हुई हैं और वायनाड में खासकर जो घटना हुई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना,
4 मुद्दे उनको बहुत संक्षिप्त में केसी वेणुगोपाल ने बता दिया है। क्या लगता है आपको कांग्रेस की बैठक में ये जो बिल्कुल संक्षिप्त में अभी ये चर्चा हुई है, केसी वेणुगोपाल ने हो सकता है अभी कांग्रेस और भी कुछ उसमें डिटेल उसका खुलासा करे, विस्तृत ब्यौरा दे, लेकिन अभी जो फिलहाल ये जो 4 मुद्दे उठाए इसमें जो सबसे अहम मुझे ये लग रहा है कि 22 तारीख को जो घेराव की बात की है, राष्ट्रीय आंदोलन की बात की, क्या इसमें बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है आपको? समिता जी, आज ही हम लोग सुबह जब दिन में ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे थे तो उसमें यही हम लोग अंदाज़ लगा रहे थे कि शायद किसी राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो सकती है, खासतौर से जेपीसी बनाने की मांग है इस पर, चूँकि ये मामला अब गहराता जा रहा है। अडानी हिंडनबर्ग का मामला जो है ये, और चूँकि कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया था और उसमें ट्वीट में ये कहा था कि मोदी जी जो है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का ट्वीट था। तो उसके बाद ये समझ में आने लगा था कि और आज जो विस्तारित बैठक बुलाई गई थी, ये समझ में आ गया था कि ये मसला वैसे छोड़ा नहीं जाएगा, चूंकि संसद का सत्र अभी समाप्त हो चुका है और 6 महीने से की जो संवैधानिक बाध्यता है सदन बुलाने की, उससे पहले ये सरकार संसद का सत्र बुलाने से बचेगी। तो इसलिए ये समझ में आ रहा है कि चूंकि जिस तरीके से गौरव गोगोई का आरोप है कि चूंकि इस मसले पे चर्चा ना होने पाए, इसलिए समय से पहले संसद सत्र समाप्त कर दिया गया। सोमवार को वित्त मंत्रालय को जवाब देने थे और जो पहला तारांकित प्रश्न था वो वित्त मंत्रालय से ही संबंधित लगा हुआ था, गौरव गोगोई का ही प्रश्न था, पहला प्रश्न जो था। यानी कि इस मसले पर अडानी पर जो रिपोर्ट आई है, सेबी की चीफ के पर जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसकी चर्चा सदन में होती। और बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है, ये उनका कहना है कि साहब वो विदेश से कोई रिपोर्ट उसी समय क्यों आ जाती है जब संसद सत्र चल रहा होता है। यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस आरोप को स्वीकार कर रही है कि संसद का सत्र इसीलिए समाप्त किया गया ताकि संसद के सत्र में अडानी पर जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उस पर चर्चा ना होने पाए। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को स्वीकार कर लिया। तो जाहिर सी बात है समित्रा जी कि जब सरकार चर्चा करने के लिए सदन में तैयार नहीं है, जब सदन खामोश होगा, संसद खामोश होगी, तो सड़कें फिर खामोश नहीं रहेंगी, सड़कों से आवाज़ उठेगी। तो कांग्रेस अब सड़क पर उतरने की जो रणनीति बना रही है, यहाँ से अब एक आंदोलन की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी को अब दिक्कतें बढ़ेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जो सवाल अभी तक संसद में पूछे जा रहे थे, संसद में पूछे गए सवालों के जवाब अगर सरकार संसद में दे देती, सही देती गलत देती वो अलग का मसला था, लेकिन उन सवालों के जवाब देती, उन पर चर्चा होती, तो सड़कों पे ये मसला नहीं आता। अब चूंकि ये रास्ता सरकार ने खुद चुना है कि वो सदन में, संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देगी, जनता के सवालों पर चर्चा नहीं करेगी। रोज जनता के सवालों पर काम स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव दिए गए, एक को भी स्वीकृति नहीं दी गई, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। जाहिर सी बात है कि अगर सदन के अंदर जनता के सवालों पर चर्चा नहीं होगी तो जनता के सवाल सड़कों पर उठेंगे और सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। लोकतंत्र में जनता सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह है और संसद जनता की प्रतिनिधि है। अगर आप सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में अगर आप जनता के सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर जनता फिर आपसे सवाल सड़कों पर पूछेगी। और कांग्रेस अब इस सरकार से सड़कों पर सवाल पूछने की तैयारी कर रही है, ये स्पष्ट हो गया समित्रा जी। जी बिल्कुल, आज की इस बैठक के बाद और अभी वेणुगोपाल के इस संक्षिप्त संबोधन के बाद ये तय हो गया है कि अब कांग्रेस जो है जनता के सवाल लेकर जनता के बीच से ही सरकार से सवाल पूछेगी और उसके बीच ही जाकर एक आंदोलन खड़ा करेगी। और ये पहले भी जब भी कांग्रेस इस तरह से सड़कों पर उतरी है तो परिवर्तन हुआ है, देश में एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर देश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। जैसा मैं अभी कह रही थी कि परसों तिरंगा फहराकर वो खुश हो सकते हैं, फिर से कोई बड़ी बड़ी बातें और 2036 और 2050 तक का विजन वो दे सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आज के सवालों से वो जितना मुंह चुराएंगे उतना कांग्रेस उनको आईना दिखाने का काम करेगी। ये आज की इस बैठक से तय हो गया है। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, देखते हैं आगे अब कांग्रेस किस तरह से इन मुद्दों को आगे बढ़ाती है और देश में फिर किस तरह अगस्त एक बार फिर आंदोलन का साक्षी बनता है। तो आज इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने